अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है काश हम बड़े होते। तो प्रस्तुत पाठ बड़े भाई साहब में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई भी है। उनसे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण बड़े भाई से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह यह भी कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे छोटे भाई के लिए एक मिसाल कायम करे। चलिए तो पाठ पढ़ते हैं। बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद वो खूब मजबूत करना चाहते थे। बुनियाद मतलब उसका बेस, जिस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लगते थे। उनका मानना था कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मतलब उसका बेस ही अगर मकान का मजबूत ना हो, उसके पाए कैसे मजबूत होंगे। पाए मतलब पैर। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी करने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, यानी कि मेरी देख रेख करने का पूरा अधिकार था, क्योंकि वो बड़े थे। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शब्द को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिससे ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य, मतलब कोई मतलब ही नहीं होता था। उदाहरण के लिए एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत लिखी देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और बड़े भाई से पूछने का कभी साहस ही ना हुआ। वह 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अभी ये मुहावरा है, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई का वह रुद्र रूप देखकर, मतलब भयानक गुस्से वाला रूप देखकर प्राण सूख जाते। प्राण सूखना भी मुहावरा है। उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन मतलब चुप्पी, कुछ ना बोलना। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज नहीं था। स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार वो करते थे। स्नेह और रोष मतलब प्यार और गुस्से से। कैसे करते थे? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ यानी कि अक्षर भी ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल थोड़ी है। हंसी खेल भी एक मुहावरा है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गहरा नत्थू खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो जाते। ऐरा गहरा नत्थू खैरा भी मुहावरा है। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी होती है, दिन रात आंखें फोड़ना भी मुहावरा है। और खून जलाना पड़ता है, खून जलाना भी मुहावरा है। तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे लगते हैं। कभी तुमने मुझे जाते हुए देखा है? रोज ही क्रिकेट हॉकी के मैच होते हैं, मैं कभी पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ।
उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 से 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? दादा मतलब पिताजी। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश देने की कला में बहुत निपुण थे। ऐसी लगती बात कहते, लगती मतलब दिल को चुभने वाली, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते, ये भी एक मुहावरा है, कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना भी मुहावरा है। और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत करने से तो मुझे चक्कर आ जाते थे। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार होती है भला? काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की जगह बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब मतलब मैथ्स, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक और सारे विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अवहेलना मतलब उसको इग्नोर करना शुरू हो जाता। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच लेना मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था, अपने आप ही वो मुझे अट्रैक्ट करती थी और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। यह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ू किताबें किसी की याद ना रहती और भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भी भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता, मैं भी फटकार और घुड़कियां खाकर खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता, मतलब उसका मोह नहीं छोड़ पाता। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में यानी कि कक्षा में प्रथम भी आया। मेरे और उनके बीच में अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। मन में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आड़े हाथों लूं भी एक मुहावरा है। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता रहता हूँ और दर्जे में भी अव्वल आता हूँ। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही मुझे लज्जास्पद यानी कि शर्मनाक मालूम हुआ। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। खून जलाना भी एक मुहावरा है। मैं तो खेलते खेलते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था
कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर अब नहीं था। भाई साहब ने यह बात भांप ली थी। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। असली चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय मतलब समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहा जाता है। आजकल अंग्रेजी के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप मतलब राजा, कर मतलब टैक्स। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे, इतराए ना। अभिमान किया तो दीन दुनिया दोनों से गया। दीन मतलब ईमान और दुनिया मतलब संसार। रावण का एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं, शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फट गया। फिर तो तुम आगे का पढ़ चुके। अब यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मुहावरा है। मगर बटेर केवल एक बार लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। आज सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा। फिर से ये मुहावरा है। जब अलबत्ता अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास खंगालना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान काम नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, और कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दो, सब नंबर गायब, सफाचट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी, सिफर मतलब जीरो। हो किस ख्याल में? दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर आने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। आंधी रोग, दिमाग घूमना, मुहावरा है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम, चोयम, साहरुम, पंचुम लगाते थे। यानी कि 1 2 3 4, हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 4। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आ ब जा और आजा बा में क्या फ़र्क है। मुमतहीन होते हैं एग्जामिनर। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इससे क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह है? यह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रखकर छोड़ दिया है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लम्ब गिरा दो तो आधार लम्ब से दुगना होगा। पूछिए, इसका कोई मतलब है? दुगना नहीं, चौगना हो जाए या आधा ही रह जाए, मेरी भला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो इन सब खुराफातों को याद करना पड़ेगा। कह दिया। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो।
अब कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है। लेकिन इस जरा सी बात पे 4 पन्ने कोई कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इसे हिमाकत ही कहूँगा। यह तो समय की किफ़ायत नहीं हुई, बल्कि उसका दुरुपयोग हो गया कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपने रास्ता पकड़े, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ है भाई ये। और कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी में संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 200 पन्ने, 100-200 पन्ने लिखवाते अगर संक्षेप में लिखने को ना बोलते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? बालक तो इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते तुम। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। गिरह बांधिए मतलब इस बात को अपने मन में पक्का कर लीजिए। ये भी एक निबंध वो है, मुहावरा है। स्कूल का समय निकटता नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे डरा दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर से गायब हो गया और फिर जीवन चोरों सा कटने लगा। सालाना इम्तिहान हुए और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने मेहनत बहुत कम की थी पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राण निकलने तक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात के तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है ज़रूर, मगर शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता मतलब आज़ादी बहुत बढ़ गई थी। मैं उनकी इस सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा था। मुझे ऐसी धारणा हुई कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से
जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकव्वे उड़ाने का यानी कि पतंगबाजी का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट चढ़ गया। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, उनकी नज़र बचाकर ही कनकव्वे उड़ाने जाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह भी न देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया, इसीलिए मैं सब चोरी से कर रहा था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकव्वे लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर था जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा है, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी, मानो सभी उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कार है, न ट्रॉम है, न गाड़ियाँ। ये उस वक्त की स्थिति की बात कर रहे हैं जब पतंग कट रही है और नीचे आ रही है और सब भाग रहे हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के यानी कि एक कौड़ियों के दाम के कनकव्वे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए और मुझसे केवल 1 दर्जा ही नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर हैं और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी महतती में यानी कि उनके अंडर काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकव्वों के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, ज़हीन मतलब इंटेलिजेंट, लेकिन यह बात तुम्हारे मन में किस काम की आई जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं बड़े भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ, अब उन्हें मुझको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का तो यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे बराबर भी आ ही जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil, D.Litt ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहें सारे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह कर लिए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, उन्हें मतलब माता पिताजी को, लेकिन हज़ारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 दिन तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग
इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। पूरे कुटुंब यानी कि परिवार का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं है, और यहाँ के एमए नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड के हैं। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर की डिग्री यहाँ बेकार हो जाती है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, ये गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे। अगर तुम यूं ना माने तो मैं थप्पड़ दिखाकर भी, इसका प्रयोग करके भी तुम्हें सुधार सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति में नतमस्तक हो जाता। मुझे आज सचमुच अपने छोटेपन का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों में कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकव्वे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी तो जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल झुंड पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उन्होंने डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। और यहाँ होता है पाठ समाप्त।